गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो कमेंट्स बहुत बहुत शानदार आ रहे हैं। आप इसी तरीके से अपना जो प्यार है, स्नेह है, वो हम पर बनाए रखें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियोज है उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जो जिस शिद्दत के साथ हमारे ये वीडियो जो देख रहे हो, है ना, और हमें जो इतना प्यार दे रहे हो, उन सब के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। तो प्यारे साथियों, अब हम बात कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास। हम बात कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास और ट्वेल्थ क्लास का जो टॉपिक है ना, ट्वेल्थ जो बायो है, और बायो में आज हम बात कर रहे हैं कि एक जो विकसित जो बीजांड है ना, एक विकसित जो बीजांड है, बीजांड की संरचना है ना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पिछले जो वीडियो थे उन वीडियोस में हमने देखा था कि किस प्रकार से बीजांड का निर्माण होता है भी, है ना, ओव्यूल जो कैसे डेवलप होता है और ओव्यूल में किस प्रकार से एम्ब्रियो सैक बनता है, यानी कि भ्रूण कोष बनता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि हमने देखा था कि किस प्रकार से ये एक सामान्य जो ओव्यूल है, इस तरीके से सामान्य जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल जो है किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से ये चेंज हो जाता है, ये चेंज होकर के एक विकसित जो बीजांड है उसमें बदल जाता है, कुछ इस तरीके से। देखिए, एक जो बीजांड था, ये बीजांड का सबसे आखिरी जो भाग है ना, उस आखिरी भाग में विशेष प्रकार की कोशिकाएं बन जाती है, जैसे 1 नंबर। फिर बात करें साइड में 2 और कोशिकाएं, ठीक है। फिर बात करें मध्य में इस तरीके से ये कोशिका, और इसके तलजा की तरफ समान आकार की ये आपकी 3 कोशिकाएं, है ना। ये इनका अध्यावरण ऐसे, राइट स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, यहां से यहां तक की जो एक्टिविटी थी वो हमने बड़े ही अच्छे से देखी है और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक जो बीजांड है ना, ये कौन सी कोशिकाएं थी? ये जो कोशिकाएं थी ये आपकी थी बीजांड काय, यानी कि न्यू सेलस, जो कि क्या होती थी? डिप्लॉयड सेल होती थी। इस न्यू सेलस यानी कि बीजांड काय की जो कोशिकाएं चेंज होकर के एक विशेष संरचना बनाती है ना, एक विशेष जो संरचना बनाती है, उन संरचनाओं में बात करें, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। क्लियर? यानी कि एंटीपोडल सेल क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल, यानी कि प्रतिमुखी कोशिका। जो मिड के अंदर है ये, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रेंड्स ध्रुवीय कोशिका। क्या कहते हैं? ध्रुवीय कोशिका, यानी कि पोलर सेल। क्या कहते हैं? पोलर सेल्स। और इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको हमने देखा था, ये N+N होती है, राइट? क्या होती है? N+N। फिर देखा हमने कि ये जो सेल है इसको कहते हैं आपके अंड कोशिका। क्या कहते हैं? अंड कोशिका, यानी कि एग सेल, राइट? और ये जो सेल है इसको कहते हैं आपके सहायक कोशिका।
सहायक कोशिका। क्या कहते हैं? सिनेगिड्स, यानी कि सहायक कोशिका। क्या कहते हैं? सिनेगिड्स। सिनेगिड सेल्स, राइट। और इसको कहते हैं एग सेल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपकी एग सेल। एग सेल। गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को कमांडली क्या कहते हैं? अंड समुच्चय। अंड समुच्चय क्या कहते हैं? इन दोनों को कमांडली क्या कहते हैं? एक साथ अंड समुच्चय। क्या कहते हैं? अंड समुच्चय, एग अपेटर, है ना। तो गौर करें, एंटीपोडल सेल हैव हैप्लॉइड, है ना। प्रतिमुखी कोशिका क्या होती है? अगुणित। ध्रुवीय कोशिका यानी कि पोलर सेल क्या होती है? डिप्लॉइड। एग सेल क्या होती है? ये होती है आपकी अगुणित। सहायक कोशिका भी क्या होती है? अगुणित, यानी कि हैप्लॉइड। और ये जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनी है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रेंड्स भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश, यानी कि एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। और ये कंप्लीट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगुणित। क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसको? हैप्लॉइड, यानी कि अगुणित। और इसी को ही क्या कहते हैं? मादा युग्म कोदभिद। मादा युग्म कोदभिद क्या कहते हैं? इसी को ही कहते हैं मादा युग्म कोदभिद, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। एंड कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। क्या होती है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है, ये आपके बीजांड यानी कि ओव्यूल की एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा, क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा वो एक बार सुनिए। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो सुनिए। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट कि बीजांड की संरचना बताइए। क्या पूछा जाएगा? कि जो बीजांड है ना, बीजांड की संरचना सचित्र समझाइए। क्या पूछा जाएगा? कि बीजांड की संरचना जो है वो सचित्र समझाइए। अरे एक्सप्लेन ओव्यूल विद स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल विद डायग्राम। यानी कि चित्र बना करके हमें इसको बताना होता है, राइट। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है फ्रेंड्स, इसी में एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन और है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। वही है। तो इसमें लिख लीजिए भ्रूण कोश का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। एक्सप्लेन एम्ब्रियो सैक विद डायग्राम। ब्रीफली एक्सप्लेन एम्ब्रियो सैक विद डायग्राम। इसी तरीके से एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल विद डायग्राम। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि दोनों ही क्वेश्चन में डायग्राम आपको यही बनाना है, राइट। डायग्राम आपको यही बनाना है। बट हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे बीजांड के बारे में पूछा जाए तो आपको कंप्लीट भागों का वर्णन करना है और ये जो स्ट्रक्चर है अंदर वाली, उनको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना होता है। क्लियर? बट अगर आपसे भ्रूण कोश के बारे में पूछा जाए, एम्ब्रियो सैक के बारे में पूछा जाए फ्रेंड्स, तो अपने को करना क्या है? डायग्राम तो फिर भी ये बनाना है ना। उस केस में जो बीजांड के जो भाग है उनको शॉर्ट में बताते हुए इनको डिटेल से बताना है अभी, राइट, कि किन किन कोशिकाओं का क्या क्या कार्य है। समझ गए बात को? तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं इस क्वेश्चन को लेकर के चर्चा कर रहा हूं और फिर हम इसके ऊपर आ जाएंगे। क्लियर? तो आप यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें। चलो,
अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि फर्स्ट अपन इनकी बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले अपन इनकी बात कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन जो था अपना अभी कि बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन अ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल विद डायग्राम, विद लेबल डायग्राम, ये भी आप कह सकते हो ना, नामांकित चित्र बना करके। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि यहां से केवल चित्र वाले भी क्वेश्चन आते हैं। अभी क्वेश्चन आते हैं कि बीजांड का केवल नामांकित चित्र बनाइए। स्टूडेंट्स 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का, ये पिछले एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पिछले बोर्ड के एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक बीजांड है ना, इसको देखिए और ध्यान रखिए, इसको एक प्रारूपिक है ना, इसको यूं लिखा जा सकता है कि प्रारूपिक बीजांड की संरचना जो है, इनकी डायग्राम जो है विद नामांकन है ना, विद लेबल आप समझाइए, बनाइए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन ही आता है। और ठीक उसी तरीके से वही कि एम्ब्रियो सैक है ना, लेबल डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोष का नामांकित चित्र बनाइए। तो 2 नंबर के क्वेश्चन स्टूडेंट्स श्योर आते हैं इनमें से। क्लियर? चलो, तो अब हम आगे बात करें। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से अगर बात करूं तो ये जो भाग है ना, इस भाग को क्या कहते हैं? बीजांड व्रंथ। क्या कहते हैं? बीजांड व्रंथ। क्या कहते हैं? बीजांड व्रंथ, यानी कि फनेकल। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल्स। क्या कहते हैं? फनेकल या फ्यूनिकल्स कहते हैं। और हमने इसको बात की थी कि कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। देखिए फनेकल या जो बीजांड व्रंथ जो है, ये वो भाग है जो अंडाशय से बीजांड को अटैच रखता है ना। अटैचमेंट बोथ ओवरी एंड ओव्यूल, है ना। मान लीजिए ये ओवरी यानी कि अंडाशय की दीवार है और ये ओव्यूल है, तो ये जो ब्लैक कलर जो आपको दिख रहा है, ये आपका बीजांड व्रंथ है। इट मींस ये दोनों को जोड़े रखता है। क्या करता है? दोनों को जोड़े रखता है। और फूड पार्टिकल्स है ना, भोजन जो पदार्थ है, उनको अंडाशय से यहां ट्रांसफर करता है। ये एक रास्ता है, एक वे है, मार्ग है। क्लियर? फिर आगे देखें, इसके बाद की जो स्ट्रक्चर है यहां, इसको कहते हैं आपके हाइलम। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हाइलम, है ना। क्या कहते हैं इसको? हाइलम कहते हैं। ये हाइलम भी बीजांड व्रंथ यानी कि फनेकल की तरह, इसको अपन एच से रिप्रेजेंट करते हैं, फनेकल की तरह ही एक स्ट्रक्चर है ना, जो एक मार्ग है, एक स्ट्रक्चर है ना, जो फूड को आगे ट्रांसफर करती है। और यहां एक स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है, और उन स्पेसिफिक सेल्स को स्टूडेंट इंपॉर्टेंस है, उसको कहते हैं रेफे। क्या कहते हैं? रेफे। और इसी को ही रेफी बोलते हैं। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज रेफे या प्लेस ऑफ रेफे। रेफे कहां पाया जाता है? तो जो रेफे है, हाइलम के पास की विशेष कोशिकाओं का जो क्षेत्र है, विशेष कोशिकाओं का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की कोशिकाओं को रेफे या रेफी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए कि जो बीजांड जो है, बीजांड के मेन जो भाग था कौन सा था? अभी बीजांड का है, यानी कि न्यूसेलस। तो न्यूसेलस के चारों ओर की जो आवरण है ना, जो चारों ओर के जो आवरण है, जैसे ये है, इसको कहते हैं बाह्य आवरण। क्या कहते हैं? बाह्य आवरण, यानी कि आउटर इंटेगुमेंट। और जो अंदर की तरफ है ना, उसको कहते हैं आंतरिक आवरण। और इसको आप अध्यावरण भी कह सकते हो। क्या कहते हैं अपने इसका एग्जैक्ट वर्ड? देखिए शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें ना, सिंपल वे में, तो बाह्य आवरण या आंतरिक आवरण, और नहीं तो आप इसको अध्यावरण, और क्या कह सकते हैं कि बाह्य अध्यावरण। क्या कहते हैं इसको? बाह्य अध्यावरण। और ये आपके आंतरिक अध्यावरण, राइट, यानी कि आउटर इंटेगुमेंट, और इसको कहते हैं आपके इनर इंटेगुमेंट, राइट। अब देखिए
ये जो अध्यावरण है इंटेगुमेंट, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इंटेगुमेंट ही निषेचन के बाद में, है ना, उसको देखिए, बाह्य अध्यावरण, निषेचन के बाद में बीजावरण, अध्यावरण बीजावरण, अध्यावरण बीजावरण, यानी कि जो सीड का जो कवर है उस कवर के अंदर कौन बदल जाता है, आपके इंटेगुमेंट। कौन चेंज जाता है, इंटेगुमेंट। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इनकी जितने भी सेल्स होती है ना, वो क्या होती है, वो होती है डिप्लॉइड, द्विगुणित होती है। अब एक चीज आपको मैं यहां बता दूं कि कुछ विशेष जब कंडीशंस होती है ना, या मैं बात करूं पॉलीएम्ब्रियोनिक की कंडीशन, या और बात करें कि एपोमिक्सिस, उनमें जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो अध्यावरण है, इंटेगुमेंट है, उनसे भी कई बार आश्चर्यजनक रूप से भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है, भ्रूण। और इंपॉर्टेंट बात करें, अब देखिए कुछ जो विशेष जो जातियां होती है ना, जिसमें अध्यावरण के भी मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। तो यहां मैं बात करता हूं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जैसे एरिल। एरिल, अब देखिए एरिल क्या है, ये एक मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड क्या है, मॉडिफाइड क्या है, अध्यावरण यानी कि इंटेगुमेंट, है ना। जो लीची जो होती है उसमें खाने वाला जो भाग है ना, तो एरिल और कोई नहीं है, ये मॉडिफाइड एक्स्ट्रा क्या है, अध्यावरण है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त, अतिरिक्त क्या है, अध्यावरण है, अध्यावरण है, क्या है, एक अतिरिक्त अध्यावरण है जो भोज्य पदार्थ के रूप में इनको खाया जाता है, एरिल। और बात करें अगर, देखिए और बात करें तो एक और स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट, उसकी और बात करें, उसको बोलते हैं क्रैंकल। क्या कहते हैं, क्रैंकल, क्या कहते हैं, क्रैंकल। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्रैंकल क्या है, ये भी अध्यावरण का एक मॉडिफाइड रूप है, स्ट्रक्चर है। क्या कहते हैं, क्रैंकल, क्या कहते हैं, क्रैंकल। और ये क्रैंकल आपके जो कैस्टर जो पौधे हैं यानी कि अरंडी, उन अरंडी के अंदर जो ये पौधे हैं उनमें एक मॉडिफिकेशन पाया जाता है ना, एक रूपांतरण पाया जाता है, उसको कहते हैं क्रैंकल। क्या कहते हैं, क्रैंकल कहते हैं। अब देखिए क्रैंकल और कुछ नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती है जिसमें अध्यावरण जो है ना, ये ऐसे, और इनके ऊपर कुछ पार्टिकल्स इस तरीके से पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं क्रैंकल। ये आपका न्यूसेलस, ये न्यूसेलस वाला पार्ट है, और ये अध्यावरण, एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो अध्यावरण है उनमें एक डॉट स्ट्रक्चर पाई जाती है, उनको बोलते हैं क्रैंकल। क्लियर। चलो तो स्टूडेंट्स यहां तक अगर बात करें तो हमने देखा है बीजांडग्रंथ, हाइलम और अध्यावरण। क्लियर। फिर हम बात करें कि जो बीजावरण आपकी बीजांडकाय है, न्यूसेलस, न्यूसेलस जब कंप्लीट विकसित हो जाता है, कौन, भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसेक, तो उस केस में तो वहां तक ये लुप्त हो जाता है ना, वहां तक ये लुप्त हो जाता है। अब स्टूडेंट्स हम आगे बात करें तो नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं भ्रूणकोश, है ना, यानी कि एम्ब्रियोसेक। तो देखिए एम्ब्रियोसेक में स्टूडेंट्स गौर करें कि ये कौन था अभी, बीजांडकाय। बीजांडकाय के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन होने से आपके एक लार्ज सेल बनी, इसको हमने अंड कोशिका कहा। उसके अलावा दो छोटी कोशिकाएं बनी जिसको हमने सिनेग्रिड्स यानी कि सहायक कोशिका कहा, और मध्य में दोनों केंद्रक से मिली हुई संरचना, उसको द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका कहा। और यहां पर विशेष प्रकार से, है ना, 3 सामान्य आकार की कोशिकाएं बन जाती है। उन कोशिकाओं को क्या कहा हमने, उनको कहा प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहा, प्रतिमुखी कोशिका। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना कि जो बीजांडकाय है वो थोड़ी बहुत मात्रा में रह जाता है, कभी कभी बीजांडकाय जो है वो थोड़ी बहुत मात्रा में रह जाता है, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं परिभ्रूणपोष। क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष, है ना। इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्पर्म, इसमें क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि व्हाट इज पेरिस्पर्म, है ना, परिभ्रूणपोष किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि
भ्रूण कोश के निर्माण के बाद में भी, है ना, यानी कि बीजांडकाय से जब ये स्ट्रक्चर बन जाती है तो थोड़ी बहुत मात्रा में कभी कभी, है ना, अमूमन नहीं रहता, कभी कभी अगर भ्रूण बीजांडकाय रह जाए तो स्ट्रक्चर को कहते हैं परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। राइट, चलो आगे बात करें तो देखिए ये इनके चारों ओर अध्यावरण यानी कि इंटेगुमेंट, और ये इंटेगुमेंट ऐसे आउटर और ये इनर इंटेगुमेंट। राइट, अब देखिए, अब हम आगे बात करें कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका। तो स्टूडेंट्स अब हम पता है किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं भ्रूण कोश की, है ना, भ्रूण कोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था बीजांड की संरचना, उसी में हेडिंग के रूप में आप लिख सकते हैं भ्रूण कोश की संरचना। तो उस केस में तो ध्यान रखना अपने को शॉर्ट में इनके कोशिकाओं के नाम बताने हैं। बट अगर हम बात करें केवल और केवल एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश की संरचना का सचित्र वर्णन करो, तो चित्र तो अब हमें भी वही बनाना है, बट अब हम इनको अच्छे से डिफाइन करते हैं। देखिए, तो जो एंटीपोडल सेल है ना, जो एंटीपोडल जो सेल्स हैं ये सारी की सारी क्या होती है? अभी हैप्लॉइड होती है, और निषेचन के बाद में ना आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या हो जाती है? ये नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है ना, निषेचन के बाद में नष्ट हो जाती है ना। तो निषेचन के बाद में नष्ट हो जाती है ना। तो ये तो अमूमन तो यही है कि निषेचन के बाद में प्रतिमुखी कोशिका नष्ट हो जाती है। लेकिन कभी कभी हम बात करेंगे आगे आने वाले जो टॉपिक है ना, आने वाले टॉपिक में जब हम बात करेंगे तो स्टूडेंट गौर करना कि ये जो एंटीपोडल सेल्स है कभी कभी, है ना, अचानक से अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है? कभी कभी क्या हो जाता है कि ये किस में बदल जाते हैं? भ्रूण में बदल जाते हैं। अभी किसमें बदल जाते हैं? एम्ब्रियो में। किसमें चेंज जाते हैं? एम्ब्रियो में। तो ये विशेष कंडीशन ध्यान रखना, ये क्या है? इसकी विशेष कंडीशन है, और उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बहुभ्रूणता। क्या कहेंगे इनको अपन कहेंगे बहुभ्रूणता, है ना, पॉली एम्ब्रियोनी। तो उसमें हम इनको दोबारा से अच्छे से वापस पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए रिपीट कर रहा हूं, एंटीपोडल सेल यानी कि प्रतिमुखी कोशिका अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होती है। सामान्यतः तो क्या हो जाती है? निषेचन के बाद में ये नष्ट हो जाती है, परंतु कभी कभी, है ना, तो ये क्या है? ये इनकी विशेष केस है ना, विशेष स्थिति में क्या होता है कि ये भ्रूण में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? भ्रूण में बदल जाती है। क्लियर? चलो आगे बात करें, फिर हम बात करें नेक्स्ट, ये जो सेल है इस सेल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपके ध्रुवीय कोशिका। इन्हीं को द्वितीयक केंद्रक या कोशिका भी कह सकते हो, कोशिका या केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियर कहते हैं। और यहां बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये N+N यानी कि दो अगुणित केंद्रकों से मिलकर के बनी हुई कोशिका है ना। इट्स कॉल्ड पोलर सेल। क्या कहते हैं इनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इनको कहते हैं पोलर सेल्स। क्या कहते हैं इनको? पोलर सेल्स या सेकेंडरी सेल्स भी या सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी कहते हैं। क्लियर? तो क्या होते हैं आपके N+N। ध्यान रखना कभी कभी इनको शॉर्ट में 2N भी लिख देते हैं, है ना, बट ये 2N किस कंडीशन में है? दो अगुणित कोशिकाओं के मिलने से है। क्लियर? और स्टूडेंट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये निषेचन के बाद में विशेष संरचना बनाएगी, उसको कहते हैं भ्रूणपोष। क्या कहेंगे? भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। क्या बनाएगी ये आगे जाकर के बनाएगी एंडोस्पर्म। क्या बनाएगी? एंडोस्पर्म। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट बात करें। देखिए रिपीट कर रहा हूं कि जैसे ये सेल थी, इस सेल में ये है अपनी पोलर सेल। अब मैं केवल पोलर सेल की बात कर रहा हूं।
पोलर सेल जो है यानी कि ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका, ये ध्रुवीय कोशिका क्या करेगी, क्या करेगी, जो दूसरा यानी कि सेकंड जो मेल गैमिट है ना, मेल गैमिट यानी कि नर युग्मक है ना, उसके साथ मिलकर के क्या बनाएगी, उसके साथ मिलकर के ये बनाएगी आपके भ्रूणपोष। क्या बनाएगा ये मिलकर के बनाएगा आपके भ्रूणपोष। तो गौर करना स्टूडेंट, मैं यहां लिख रहा हूं नीचे कि ये जो ध्रुवीय कोशिका है जो होती क्या है, N+N, राइट। तो ये दूसरे गैमेट के साथ मिल करके क्या बनाएगी, ये बनाएगी आपके भ्रूणपोष, है ना, यानी कि एंडोस्पर्म। क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म। अब गौर कीजिएगा इसको, है ना, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं आपके, इंपॉर्टेंट है असत्य निषेचन, राइट फ्रेंड्स, है ना। ट्रू फॉल्स फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको, इसका एक नाम और है, इसको आप कह सकते हो असत्य निषेचन, इसको कहते हैं दूसरा यानी कि सेकंड फर्टिलाइजेशन यानी कि दूसरा या द्वितीय निषेचन। क्लियर। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं त्रिकसल्यन। क्या कहते हैं, त्रिकसल्यन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपके त्रिकसल्यन। क्या कहते हैं, त्रिकसल्यन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर। चलो अब आगे बात करें, नेक्स्ट बात करें कि इसमें जो बड़ी जो आकार की कोशिका है, बड़े आकार की कोशिका है, जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपके अंड कोशिका। क्या कहते हैं, अंड कोशिका यानी कि एग सेल। और ये होती क्या है, ये होती है आपके अगुणित। क्या होती है, अगुणित। क्लियर। अब देखिए ये अंड कोशिका और आपके फर्स्ट जो मेल गैमिट है, फर्स्ट जो मेल गैमिट है, ये मिलकर के यानी कि पहला जो नर युग्मक है, ये मिलकर के आपके क्या बनाता है, ये मिलकर के आपके बनाता है फ्रेंड्स भ्रूण। क्या बनाता है, भ्रूण। बट अगर भ्रूण से पहले की बात करें तो ये बनाता है आपके युग्मनज यानी कि जाइगोट। क्या बनाता है, जाइगोट। और ये जाइगोट ही आगे जाकर के क्या बनाता है, ये बनाता है फ्रेंड्स भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। क्या बनाता है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। अब गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा। इसको देखिए, इस विधि को, इस टेक्निक को कहते हैं आपके सत्य निषेचन यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन। गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए इसको बोलते हैं सत्य निषेचन। कारण अंड कोशिका है कौन, ये है मादा युग्मक। ये कौन है, ये है आपके मादा युग्मक। और ये कौन है, नर युग्मक। ये कौन है, नर युग्मक। ये कौन है, नर युग्मक। तो स्टूडेंट गौर करें, नर तथा मादा युग्मक के मिलन को क्या कहते हैं, सत्य निषेचन। इसको आप निषेचन भी बोल सकते हो। लेकिन दूसरा नर युग्मक और जो ध्रुवीय कोशिका है, जब ये आपस में मिले तो इसको कहते हैं आपके फ्रेंड्स असत्य निषेचन। क्या कहते हैं, फॉल्स फर्टिलाइजेशन और असत्य निषेचन। क्लियर। और इसी को ही द्वितीय निषेचन या त्रिकसल्यन कहते हैं, है ना। इधर बात करें तो इसको और क्या कहते हैं, इसको और कहते हैं आपके प्रथम निषेचन। क्या कहते हैं, प्रथम निषेचन यानी कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर। तो स्टूडेंट गौर करना, निषेचन के बाद में जो ध्रुवीय जो कोशिका है ना, ध्रुवीय जो कोशिका है वो तो क्या बनाएगी, वो तो बनाएगी आपके भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म। बट जो अंड कोशिका यानी कि एग सेल है, ये निषेचन के बाद में क्या बनाएगी, युग्मनज और क्या बात करें यानी कि एम्ब्रियो।
क्या बनाएगी, एम्ब्रियो, जो आगे जाकर के किस में बदल जाएगा, ये आगे जाकर के आपके सीड में यानी कि बीज में बदल जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत है? अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बताता हूं, फ्रेंड्स गौर करें, देखिए इंपॉर्टेंट है, गौर करना भी। अंड कोशिका प्लस फर्स्ट मेल गैमिट फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे, जाइगोट। क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएगा आगे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आगे बन जाएगा आपके सीड। क्लियर। दूसरी बात करें इंपॉर्टेंट, कि ध्रुवीय कोशिका यानी कि पोलर सेल प्लस सेकंड मेल गैमिट, है ना, ये मिलकर के क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म। क्लियर। तो देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो विधि है, इस विधि को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि प्रथम निषेचन। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रेंड्स सेकंड फर्टिलाइजेशन यानी कि दूसरा निषेचन, है ना। इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। इसकी खोज की थी वैज्ञानिक स्ट्रॉसबर्गर। किसने की थी, वैज्ञानिक स्ट्रॉसबर्गर ने। बट इन दोनों को ध्यान रखना भी, निषेचन की बात करें तो निषेचन की खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इन दोनों को एक नंबर 2 नंबर, इन दोनों को जो कंबाइंडली बात करें, है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड यानी कि प्रथम और द्वितीय निषेचन को जब हम कंबाइंडली बात करेंगे तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स द्वितीयक। क्या कहते हैं, द्वितीयक निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। इसका एक नाम और है, इसका एक नाम उसको बोलते हैं दोहरा। क्या कहते हैं इसको कहते हैं दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन और दोहरे निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी मेरे प्यारे साथियों, मेरे फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक नवासचीन। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चंस है। मैं रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स कि अंड कोशिका एग सेल जो कि अगुणित होती है, गैमेट्स जो अगुणित होते हैं, जब इन दोनों को मिलाया जाता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसकी खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने। पता क्या है, जाइगोट यानी कि आगे जाकर के भ्रूण, और ये आगे जाकर के बनाएगा बीज। क्लियर। ठीक इसी तरीके से अगुणित यानी कि n प्लस जो n है ना, ध्रुवीय कोशिका पोलर सेल सेकंड मेल गैमेट के साथ मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनाती है एंडोस्पर्म। और इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, त्रिकसल्यन। क्या कहते हैं, त्रिकसल्यन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है ना, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि त्रिकसल्यन किसे कहते हैं। अब देखिए त्रिकसल्यन क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 n ये और तीसरा n ये, है ना। इन तीनों के मिलने से जो एंडोस्पर्म बनता है, वो एंडोस्पर्म भी आपके क्या होता है, वो आपके होता है ट्रिप्लॉइड। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, राइट। और इन दोनों को जब एक साथ बात करते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड फर्टिलाइजेशन को मिला करके कहते हैं मेरे प्यारे साथियों दोहरा निषेचन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेरे साथियों दोहरा निषेचन। और इसकी खोज की थी वैज्ञानिक नवासचीन। किसने की थी, वैज्ञानिक नवासचीन। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमने देखा है कि बीजांड की संरचना और एम्ब्रियो सेक, और हमने देखा है एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर। देखिए हमने स्टार्टिंग से अगर बात करें तो यहां हमने बात की थी बीजांड की संरचना के बारे में, ठीक है। बीजांड की संरचना से हमने हर एक बिंदुओं को एकदम अच्छे से देखा है
कि किस किस कोशिका का क्या क्या कार्य है। ठीक है, फिर हम आगे ओनली एम्ब्रियो शैक यानी कि भ्रूण कोश के अंदर, और देखा कि किस प्रकार से ये मिल करके एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज और गौर करना कि ये जो भ्रूण बनता है ना, युग्मनज, युग्मनज तो क्या होता है, डिप्लॉइड, तो भ्रूण भी क्या होगा, भ्रूण भी क्या होगा, डिप्लॉइड, सीड्स भी क्या होंगे, डिप्लॉइड। बट अभी हमने बात की है तो एंडोस्पर्म होते हैं ये आपके ट्रिप्लॉइड होते हैं, ये आपके ट्रिप्लॉइड होते हैं। उसके बाद में बात करें, इस तरीके से हमने देखा कि ये अंडकोशिका और फर्स्ट गैमेट मिलकर के बनाते हैं आपके बीज, और ध्रुवीय कोशिका सेकंड गैमेट मिलाकर के बनाते हैं आपके एंडोस्पर्म, है ना। अब बेहद 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 इंपॉर्टेंट है, और यहां मैं बताता हूं, गौर से सुनिएगा कि जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म जो है ये एंजियोस्पर्म पादपों में, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पादपों में निषेचन के बाद में बनता है, निषेचन के बाद बनता है, बाद में बनता है। मेरे प्यारे साथियों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एंजियोस्पर्म पादपों में भ्रूणपोष कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वो निषेचन से पहले बनता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म में निषेचन, निषेचन से पहले। तो मेरे प्यारे साथियों बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है कि जिम्नोस्पर्म में कब बनता है एंडोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में कब बनता है। तो जिम्नोस्पर्म में पहले और एंजियोस्पर्म में बाद में। एंजियोस्पर्म में जो बनते हैं वो ट्रिप्लॉइड होते हैं, और जिम्नोस्पर्म में जो बनेंगे वो आपके हैप्लॉइड होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर टॉपिक और वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।